हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो बेसिकली क्लास 10 में मैथ्स का अपना नया चैप्टर ट्रायंगल देख रहे थे, जहां पर मैं लास्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था। क्यों इंपॉर्टेंट था सर? क्या क्या डिस्कस किया तुमने लास्ट लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने सिमिलैरिटी और कंग्रुएंसी पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व किया। उसके बाद हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट को रिवाइज किया और फाइनली अपने लेक्चर को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन पे हमने एंड कर दिया था। फाइनली हमने थेल्स थ्योरम या फिर कह लो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कंसेप्ट सीख लिया था सर। और मैंने आपको बताया था कि ये कंसेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में या तो इस थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है या फिर इस पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में आपके साथ जितनी चीजें मैंने डिस्कस की उन सारी चीजों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद कर सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी सर लास्ट लेक्चर की हो गई। इस लेक्चर में क्या करेंगे? तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले अपने थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स सीख लेते हैं, जिसके बाद इन कंसेप्ट्स पे बेस्ड कुछ शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस लेक्चर को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आपने जितना मैथ्स में पढ़ा है उसके हिसाब से आप किसी थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में क्या जानते हो, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं अपने सवाल को फिर से रिपीट करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है उसके हिसाब से आप मुझे बताओ कि आप किसी थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में क्या जानते हो, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए सर कि हम ये जानते हैं कि किसी थ्योरम के अंदर जो कहानी कही जाती है उस थ्योरम के कन्वर्स के अंदर एग्जैक्टली उस कहानी का उल्टा होता है। सर हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी थ्योरम के अंदर जो कहानी हमें कही जाती है सर, उस थ्योरम के कन्वर्स के अंदर एग्जैक्टली उस कहानी का उल्टा होता है। और यहां पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में भी यही होने वाला है सर। यानी कि थेल्स थ्योरम में हमने यह पढ़ा था सर कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल मैं किसी लाइन को ड्रॉ करता हूं सच दैट वो लाइन मेरे उसी ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो लाइन मेरे ट्रायंगल के उन्हीं दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। हमने थेल्स थ्योरम में यह सीखा था सर कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं सच दैट वो लाइन मेरे उसी ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो लाइन मेरे ट्रायंगल के उन्हीं दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है सर। तो अब यहां से हम यह भी गेस कर सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या स्टेटमेंट होगा। तो यहां पे जो कहूंगा ध्यान से सुनना सर, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में मैं यह कह सकता हूं कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में मैं किसी लाइन को ड्रॉ करता हूं सच दैट वो लाइन मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो ऐसा सेम रेशियो वाला डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर वो लाइन आपके उसी ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो सर। यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में अब मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में मैं किसी लाइन को ड्रॉ करता हूं सच दैट वो लाइन मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो ऐसा सेम रेशियो वाला डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर वो लाइन आपके उसी ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो। तो क्लियर हुआ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है सर? क्लियर होना चाहिए। और वही बात यहां पे लिखी हुई है। यहां पे लिखा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि जो बात मैंने आपको समझाई सर एग्जैक्टली वही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब इसी बात को यहां पे डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से सुनना सर। तो मान लो सवाल ने मुझे दे दिया है एक ट्रायंगल एबीसी और मुझे एक लाइन डी को भी ड्रॉ करके दे दिया गया है सच दैट ये लाइन मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स एबी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सेम रेशियो वाला डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर ये लाइन डी मेरे बचे हुए ट्रायंगल के थर्ड साइड बीसी के पैरेलल हो। समझ में आया? आना चाहिए सर। यानी कि इसी बात को मैं एक और तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, तो ध्यान से फिर से सुनना सर।
सेम रेशियो के डिवीजन का क्या मतलब होता है सर? तो हमने थेल्स थ्योरम के अंदर बहुत अच्छे से सेम रेशियो के डिवीजन का मतलब सीख लिया था। हमने सीख लिया था सर कि सेम रेशियो के डिवीजन के मतलब से हम 6 मैथमेटिकल रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। ये 3 मेन रिजल्ट और इनको उल्टा करने के बाद आने वाले 3 ऑल रिजल्ट, कुल मिला के 6 मैथमेटिकल रिजल्ट। यानी कि मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को एक और तरीके से कह सकता हूं, मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में किसी लाइन को ड्रॉ किया गया है सच दैट वो लाइन आपके ट्रायंगल के 2 साइड्स को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि आपको इन 6 में से कोई भी एक रेशियो दिख जाए, कोई भी एक रेशियो ऑब्जर्व हो जाए, तो तुरंत कहोगे वो रेशियो तभी आ सकता है अगर वो लाइन आपके उसी ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो। यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को मैं इस तरीके से भी समझ सकता हूं सर कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में मैं किसी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि वो मेरे ट्रायंगल के 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, यानी कि ये लाइन मेरे ट्रायंगल के 2 साइड्स को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि मुझे इन 6 में से अगर एक भी रेशियो ऑब्जर्व हो गया तो मैं तुरंत कह दूंगा कि वैसा रेशियो आना तभी पॉसिबल है अगर वो लाइन आपके उसी ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो। तो समझ में आया जितने तरीके से आपको मैंने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताया आना चाहिए। क्लियर है यहां तक कहानी? अब देखो तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है सर, यह मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब मुद्दा यह है कि इसको साबित कैसे करेंगे सर, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ भी कई बार हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो यहां पे कन्वर्स को साबित कैसे करेंगे सर। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि सवाल में आपको जानकारी क्या क्या दी है सर, आपको क्या क्या गिवन है यहां पे, तो आप तुरंत जवाब दोगे। सवाल ने आपको बता दिया है कि एक ट्रायंगल है, सवाल ने आपको बता दिया है कि इस ट्रायंगल के अंदर किसी लाइन डी को ड्रॉ किया गया है सच दैट ये लाइन आपके ट्रायंगल के 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इतनी जानकारी आपको सवाल ने दे दी है सर। आपको साबित क्या करना है, तो फिगर के हिसाब से आपको साबित करना है सर कि ये जो लाइन डी है वो बीसी के पैरेलल होगी सर। यानी कुल मिला के लाइनें आपस में पैरेलल है, ये आपको साबित करके दिखाना है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर। तो अपने अगर पुराने क्लासेस को हम रिकॉल करें तो हमने कई बार ऐसे सवाल किए हैं जहां पे हमें लाइनों को पैरेलल साबित करना रहता था। तो वहां पे क्या ऑब्जर्व करते थे सर, तो कोई भी ऐसा सवाल मिलता था जहां पे हमें लाइनों को पैरेलल साबित करना होता था सर, तो अपने पुराने एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि वहां पे कोई ना कोई कहानी एंगल के टर्म में जरूर मिलती थी। या तो मुझे दिख जाए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या मुझे दिख जाए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से जो एंगल के टर्म में हमें कहानी मिलती थी ना सर, उस कहानी की मदद से हम लाइनों को पैरेलल साबित करते थे। तो पैरेलल लाइनों को साबित करने के लिए यह सिचुएशन हम पहले से जानते हैं। लेकिन क्या वो सिचुएशन यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस फिगर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है सर, उस इंफॉर्मेशन के अंदर कहीं पे भी एंगल के टर्म में जिक्र हो ही नहीं रहा है सर। जो भी जिक्र हो रहा है वो आपके साइड के लेंथ के टर्म में, वो रेशियो के टर्म में हो रहा है। यानी इतना कंफर्म है कि वो पॉपुलर कंसेप्ट तो हम यहां पे लगा नहीं सकते। यहां पे किसी और तरीके से सोचना पड़ेगा लाइनों को पैरेलल साबित करने के लिए। अब मुद्दा यह है, तो अब कैसे सोचेंगे जब एंगल का कंसेप्ट नहीं लग रहा है? तो फिर से ध्यान से सुनना। कुल मिला के है क्या सर, तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है। अब देखो किसी भी थ्योरम का जब हम कन्वर्स प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से हमें यह भी ऑब्जर्व होता है सर कि 50% केसेस में अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा दें तो वो कन्वर्स बड़ी आसानी से प्रूव हो जाता है सर। हमें कुल मिला के अपने थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ करना है, और कन्वर्स के प्रूफ से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस से मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि 50% के अराउंड केसेस में अगर हम कन्वर्स में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा दें तो बड़ी आसानी से हमारा जो कन्वर्स है सर वो प्रूव हो जाता है। हमने ऑब्जर्व किया है कि कन्वर्स को प्रूव करने के लिए मैक्सिमम केसेस में हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो क्या यहां पे भी मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं सर? एक बार चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो यह रिकॉल कर लेते हैं सर कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम कैसे करता है।
तो हमें अपने 9th क्लास के एक्सपीरियंस से पता है, या फिर मैं कह लूं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जहां पे मैंने आपको इरैशनल नंबर प्रूफ करना सिखाया था, वहां के एक भी एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है सर। तो काम करने का तरीका कुछ यूं होता है कि सवाल जो भी आपको प्रूफ करने के लिए कहता है, आप उस बात को गलत मान लेते हो और गलत मानते हुए आप आगे बढ़ जाते हो। तो जब गलत मानते हुए आप आगे की मैथमेटिक्स लगाते हो तो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे आपकी खुद की बात गलत साबित होने लगती है, जिससे इनडायरेक्टली यह प्रूव हो जाता है कि सवाल जो ओरिजिनली कह रहा था वही बात सही थी। हमें अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के वर्किंग प्रिंसिपल से पता है सर कि सवाल जो भी चीज प्रूव करने को कहता है हम उसको गलत मान लेते हैं और गलत मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम गलत मानते हुए आगे की मैथमेटिक्स लगाते हैं तो एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम खुद ही गलत साबित हो जाते हैं। तो इससे इनडायरेक्टली क्या प्रूव हो जाता है? तो इससे इनडायरेक्टली यह प्रूव हो जाता है सर कि सवाल जो ओरिजिनली कह रहा था वही बात सही थी। यही हमारे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के काम करने का तरीका होता है सर। तो यहां पे भी उसी तरीकों को अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। तो यहां पे गिवन डाटा क्या था सर, आपको क्या क्या दिया गया था? तो गिवन के तौर पे आपको बता दिया गया था एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक लाइन डी को ड्रॉ किया गया है और ये लाइन आपके ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होगा सर? तो हमें पता है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इससे मैथमेटिकली हम 6 रिजल्ट की बात कर सकते हैं। तो उन 6 में से जो सबसे पहला रिजल्ट, सबसे बेसिक रिजल्ट आया था सर, उसको यहां पे लिख लेते हैं। तो वो रिजल्ट था सर AD डिवाइडेड बाई DB बराबर यहां पे AE डिवाइडेड बाई EC। अब देखो ये चीज मैंने आपको नहीं कही है, ये चीज इनडायरेक्टली आपको सवाल ने कही है। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चीज मैंने आपको नहीं कही, ये चीज सवाल ने आपको इनडायरेक्टली बताई है। ये सवाल का ही गिवन डेटा है, क्योंकि सवाल ने बताया है कि ये लाइन आपके ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैथमेटिकली उस स्टेटमेंट का यही मतलब है सर, यानी कि ये मेरा गिवन डेटा है, ये चीज मुझे बताई गई है। अब देखो आगे, तो अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन लगाना स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि DE आपका BC के पैरेलल होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंतर्गत हमें पता है सर कि जो चीज हमें प्रूफ करनी रहती है हम उसी को गलत मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे प्रूफ करना है DE BC के पैरेलल होगा, इसको गलत मान लेंगे। तो जब गलत मानेंगे तो क्या बोलेंगे? तो अगर इस बात को हम गलत मान लेंगे तो हम ये बोलेंगे सर कि DE BC के पैरेलल नहीं है। अगर इस बात को हम गलत अज्यूम करेंगे, अगर इस बात को हम गलत मानेंगे सर, तो हम तुरंत ये कह देंगे DE BC के पैरेलल नहीं है। अब यहां पे भावनाओं को समझना। आपके सामने मैंने एक लाइन बनाया है और इसके ऊपर या नीचे मान लो मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट से आप कितने लाइनें बना सकते हो, तो आप तुरंत कह सकते हैं सर इस पॉइंट से मैं अनगिनत लाइनें बना सकता हूं, इस पॉइंट से मैं अनगिनत लाइनें बना सकता हूं। आप तुरंत कहोगे सर, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे यह भी पता है सर कि इन अनगिनत लाइनों में एक ऐसा लाइन एग्जैक्टली होगा जो आपके इस वाले लाइन के पैरेलल होगा। हमें बहुत अच्छे से यह पता है सर कि अगर किसी लाइन के ऊपर या नीचे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से अनगिनत लाइन पास कर सकते हैं, तो उन अनगिनत लाइनों में एग्जैक्टली एक ऐसा लाइन होता है जो कि इसके पैरेलल होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, एग्जैक्टली एक ऐसा लाइन होगा जो कि इसके पैरेलल होगा। अब यही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। तो आपने क्या ज्यूम कर लिया है, आपने क्या मान लिया? आपने मान लिया है DE BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है जैसा कि आपने माना, और मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरा पॉइंट D है यहां पे आप कैसे सोच सकते हो, तो आप यहां पे तुरंत ये कह दोगे सर कि इस पॉइंट से पास करने वाला अगर ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो कोई तो एक ऐसा लाइन होगा ना जो कि इसके पैरेलल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये जो मेरा लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन D अगर इसके पैरेलल नहीं है तो कोई दूसरा तो ऐसा लाइन होगा ना जो कि इसके पैरेलल होगा। बिल्कुल होगा सर, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट से पास करने वाला एक तो ऐसा लाइन एग्जैक्टली जरूर होगा जो कि इसके पैरेलल रहा होगा। तो मान लो उस पैरेलल लाइन को मैंने खोज निकाला और ये रहा मेरा वो पैरेलल लाइन, उस पैरेलल लाइन को मैंने खोज निकाला और ये रहा मेरा वो पैरेलल लाइन जिसका मैंने नाम दे दिया सर DF। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोचते चलो, कहानी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। तो आपने क्या मान लिया है?
आपने मान लिया है कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है। तो अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है आपके मानने के हिसाब से, तो पॉइंट डी से पास करने वाला कोई तो ऐसा लाइन होगा ना जो कि इसके पैरेलल होगा। तो आपने मान लो वो लाइन खोज निकाला है, वो लाइन क्या है सर? डीएफ है। और ये जो लाइन है सर ये मेरे बीसी के पैरेलल है। अब कहोगे सर डायग्राम के हिसाब से तो दिख रहा है इसके पैरेलल नहीं है। भैया सब कुछ अजम्पशन पे चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है, सब कुछ अजम्पशन पे चल रहा है। तो मैंने एक सिचुएशन मानी, उस सिचुएशन के हिसाब से यहां पे कहानी चल रही है। लास्ट में चीजें अपने आप सेट हो जाएगी, आप निश्चिंत रहना। अब डायग्राम को देख के मत हड़बड़ाओ कि सर ये पैरेलल दिख रहा है ये पैरेलल नहीं दिख रहा, आप तो उल्टा बोल रहे हो। हम कॉन्ट्राडिक्शन पे काम कर रहे हैं भैया, यहां पे काम ही इस तरीके से होता है। तो यहां पे आपने मान लिया है कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, यानी कि इस पॉइंट से पास करने वाला कोई तो ऐसा लाइन होगा ना जो कि इसके पैरेलल होगा। मैंने वो लाइन खोज निकाला और उस लाइन को मान लो मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। वो लाइन मैंने मान लिया है डीएफ है और ये लाइन इसके पैरेलल है। अब भावनाओं को ध्यान से समझना। तो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल मुझे कोई लाइन दिख रही है सच दैट वो लाइन मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड कर रही है सर। तो यहां से क्या समझ में आता है? तो ये सिचुएशन पे काम करना मैंने आपको सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी आपको इस टाइप की सिचुएशन मिले जहां पे ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल आपको कोई लाइन मिले और वो लाइन आपके ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो आप तुरंत वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो। तो तुरंत मैं यहां पे अपना थेल्स थ्योरम लगा सकता हूं सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अब अगर मैं यहां पे थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मैं तुरंत कह सकता हूं सर कि AD बाई DB जो होगा सर वो किसके बराबर होगा? वो यहां पे मेरा AF बाई FC के बराबर होगा। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। यानी आपने जो माना अब उसको मानते हुए आप आगे की मैथमेटिक्स में बढ़ रहे हो सर। तो आपने जो माना उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, तो अब इस पॉइंट पे आप पहुंच गए। अब फिर से समझना मेरी बात को। तो सवाल ने आपको यह वाली बात बता दी थी और आपने जो माना है उस हिसाब से जो आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप यहां की मैथमेटिक्स पे पहुंच गए हो। अगर मैं आपको कहूं दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करो और कंपेयर करके बताओ क्या दिख रहा है, तो क्या जवाब दोगे? आप तुरंत जवाब दोगे सर कि मुझे यहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। क्या दिख रहा है सर? गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। तो क्या यहां से मैं इनडायरेक्टली नहीं कह सकता घोड़ा बराबर हाथी? बिल्कुल कह सकता हूं सर। तो यहां पे अब मैं इन दोनों की मदद से यह लिख सकता हूं सर घोड़ा बराबर हाथी, यानी कि AE डिवाइडेड बाई EC बराबर AF डिवाइडेड बाई FC। तो हमने अपने मैथमेटिक्स को कंटिन्यू रखा और अब हम इस रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। अब देखो इस रिजल्ट के अंदर क्या क्या मुझे दिख रहा है सर? तो इस रिजल्ट के अंदर मुझे AE दिख रहा है, मुझे EC दिख रहा है, मुझे AF दिख रहा है, मुझे FC दिख रहा है। तो इन चारों पार्ट को थोड़ा फिगर में ध्यान से ऑब्जर्व करो सर। AE EC, AE EC, AF FC, AF FC, ये पार्ट मुझे दिख रहे हैं सर। तो अभी इससे कुछ भी प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैंने इन पार्ट्स को यहां पे ऑब्जर्व किया तो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व हुआ। क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व हुआ सर? मुझे यह दिखा कि अगर मैं AE और EC को कंबाइन कर दूंगा तो मेरा AC बनके तैयार हो जाएगा, और यहां पे जब मैं AF और FC को कंबाइन कर जाऊंगा तो भी मेरा AC बनके तैयार हो जाएगा। तो ये चार पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं सर, नो डाउट, लेकिन यहां पे ये भी दिख रहा है कि ये पार्ट इस तरीके से सेट है कि इसको कंबाइन कर दूंगा तो AC बन जाएगा, इसको भी कंबाइन कर दूंगा तो भी AC बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ज्यादा चीजों पे सोचना ज्यादा आसान रहता है या फिर कम चीजों पे सोचना ज्यादा आसान रहता है? अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा चीजों पे सोचना ज्यादा इजी है या फिर कम चीजों पे सोचना ज्यादा इजी है, तो तुरंत कहोगे सर ज्यादा चीजें चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देती है, कम चीजों पे सोचना ज्यादा आसान होता है। तो क्या मैं कुछ करके इसको और छोटा कर सकता हूं, इसको और कम चीजों का बना सकता हूं? तो बिल्कुल बना सकता हूं सर, क्योंकि मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये दोनों भी कंबाइन होके AC बना रहे हैं और यहां पे ये दोनों भी कंबाइन होके AC ही बना रहे हैं। तो अब अगर मैं यहां पे अपना कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देता हूं, दोनों तरफ AC बना लेता हूं, तो हमारे लिए सोचना और आसान हो जाएगा सर। और कैसे कंबाइन होके AC बनेगा इसका एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे से थेल्स थ्योरम से है, क्योंकि आपको पता है सर कभी भी ऐसी सिचुएशन में अगर कॉम्बिनेशन बनाना होता है, कंबाइन करना होता है, तो हम कुछ नहीं करते, सिंपली अपनी इक्वेशन में दोनों साइड 1 को ऐड कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही हम दोनों साइड अपनी इक्वेशन को 1 को ऐड करेंगे इक्वेशन में दोनों साइड से, तो अल्टीमेट इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वही काम आपकी इक्वेशन में दोनों साइड हुआ है। लेकिन फायदा यह होगा कि हमारा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा
और सोचने के लिए कम चीजें रह जाएंगी। सर अप्लाई करो, तो यहां पे अपने इस इक्वेशन में दोनों साइड 1 को ऐड कर देते हैं। तो अगर अपने इस इक्वेशन में दोनों साइड 1 को ऐड करें सर, तो मेरे पास आ जाएगा AE डिवाइडेड बाई EC प्लस 1 बराबर इस तरफ AF डिवाइडेड बाई FC प्लस 1। क्लियर है सर? एलसीएम लेंगे तो यहां डिनोमिनेटर में EC बराबर यहां डिनोमिनेटर में FC, यहां न्यूमरेटर में हो जाएगा AE प्लस EC, यहां न्यूमरेटर में हो जाएगा सर AF प्लस यहां पे FC। अब देखो AE प्लस EC किसके बराबर है सर? तो दिख रहा है AE और EC मिलके आपका AC बना रहे हैं, तो AC डिवाइडेड बाई EC बराबर इस तरफ AF प्लस FC क्या है सर? अगेन दिख रहा है AF और FC भी मिलकर मेरा AC ही बना रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या? डिनोमिनेटर में FC। अब देखो क्या फायदा हुआ ये करने से, अभी 4 चीजें थी सोचने के लिए, अभी 4 चीजें थी, 4 हिस्से थे, अब सोचने के लिए बस 3 हिस्से हैं, AC, EC और FC। और उसमें भी ये जो AC है सर ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये और रिड्यूस हो गया। अब सोचने के लिए बस 2 चीजें हैं, तो 4 से 2 पे आ गए हैं, अब सोचना बहुत ज्यादा आसान हो गया है सर। तो यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आपका आ रहा है EC बराबर FC। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है सर? EC बराबर FC। अब थोड़ा फिगर में सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, तो ध्यान से सुनना सर। तो इस तरीके से मेरे पास एक पोर्शन है सर, ठीक है, यहां पे C है, यहां पे कहीं आपका E है और यहां पे कहीं आपका F है। आपके पास आपके सिचुएशन के मानने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है सर? रिजल्ट आ रहा है EC FC के बराबर होगा। यह है मेरा EC, यह है मेरा FC। अब ये तो दूर दूर तक मुझे बराबर नहीं दिख रहा है सर, ये तो दूर दूर तक मुझे बराबर नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सर ये ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा छोटा है। तो आप खुद सोच के बताओ कि ये बराबर किस सिचुएशन में हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, आप यहां पे गलत साबित हो जाते हुए दिख रहे हो सर, क्योंकि ये तो मुझे दूर दूर तक बराबर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहां पे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है सर, इस कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या करें? कब ये बराबर होगा? तो तुरंत कहोगे सर इसके बराबर होने की एक ही पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी यह है कि अगर ये पॉइंट F यहां ना होते हुए यही E पे कोइंसाइड कर जाता, अगर ये पॉइंट F यहां ना होते हुए यही E पे कोइंसाइड कर जाता, तब मैं कह सकता था कि हां अब ये दोनों लेंथ बराबर दिख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो EC है वो FC के बराबर होगा सर। तो आपने जो अज्यूम करते हुए आगे बढ़े तो एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ, और इस कॉन्ट्राडिक्शन से मुझे समझ में आ रहा है सर कि ये जो सिचुएशन आ रही है, इस सिचुएशन आना तभी पॉसिबल है अगर ये पॉइंट F और E अलग अलग ना हो, जबकि एक ही पॉइंट E पे कोइंसाइड कर जाए। तो यहां पे क्या साबित हो रहा है कि ये सिचुएशन आना तभी पॉसिबल है अगर पॉइंट F और पॉइंट E कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, सिचुएशन आना तभी पॉसिबल अगर पॉइंट F और पॉइंट E आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे सर। अब ध्यान से सुनना, आपने क्या माना था? आपने माना था सर कि मेरा जो DF है वो BC के पैरेलल है। आपने क्या माना था सर? कि आपका जो DF है वो BC के पैरेलल है, ये आपने माना था, ठीक है। अब अगर पॉइंट E और पॉइंट F आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे सर, तो अगर पॉइंट E और पॉइंट F आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि लाइन DE और लाइन DF कोइंसिडेंट लाइंस है। ऑब्वियस ही बात है सर कि आपके पास ये जो सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन में क्या दिख रहा है? यहां पे एक लाइन डी है सर, और इसी के ऊपर कोइंसिडेंट एक और लाइन DF है। तो अगर ये दोनों लाइनें आपस में कोइंसिडेंट है, तो क्या मैं यहां से ये भी नहीं कह सकता कि अगर DF BC के पैरेलल है, यानी कि ये भी पैरेलल होगा आपके DE के, क्योंकि अल्टीमेटली DF और DE आपस में कोइंसिडेंट है। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? मैं बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं सर। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे जितना हमने देख लिया है सर, उसको फटाफट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल ने आपको जानकारी क्या दी? तो जानकारी के तौर पे सवाल ने बता दिया एक ट्रायंगल है, एक लाइन डी को ड्रॉ किया गया है सच दैट वो लाइन आपके ट्रायंगल के 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करा है। अब सेम रेशियो में डिवाइड करा है, उससे हमने अपना मैथमेटिकल फॉर्म लिख लिया। साबित क्या करना है? आपको साबित करना है कि ये जो लाइन डी है वो BC के पैरेलल होगा। कैसे साबित करेंगे सर? तो मुझे अपने पुराने एक्सपीरियंस से पता है कि कहीं पे भी लाइनों को पैरेलल साबित करना होता है तो हम एंगल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल ने कोई भी जानकारी एंगल के टर्म में दी ही नहीं है सर। तो वो फेमस कंसेप्ट तो यहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गए? यानी कि कुछ और सोचना पड़ेगा पैरेलल साबित करने के लिए। अब कैसे सोचेंगे सर? तो मुझे कुल मिला के ये भी अपने एक्सपीरियंस से पता है
कि मैक्सिमम केसेस में जब हमें किसी कन्वर्स को प्रूव करना होता है, 50% केसेस में जब हमें किसी कन्वर्स को प्रूव करना होता है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के हिसाब से सोचने की कोशिश करेंगे। काम कैसे करता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर जो हमें प्रूव करना होता है, हम उसी को गलत मान लेते हैं और गलत मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम गलत मानते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे की मैथमेटिक्स लगाते हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम खुद ही गलत साबित हो जाते हैं। तो आपने कुछ माना और आप खुद ही गलत साबित हो गए। इससे इनडायरेक्टली यह प्रूव होता है कि सवाल जो बात कह रहा था वो बात एक्चुअली में सही है सर। तो यहां पे भी उसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के हिसाब से सोचेंगे। तो जब सोचना स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे सर? तो प्रूव करना था डी बीसी के पैरेलल है, तो अपने मेथड के हिसाब से इस प्रूफ को हम गलत मान लेंगे, यानी कि हम मान लेंगे कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है। तो अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है तो डी से पास करने वाली कोई तो ऐसी लाइन होगी ना जो कि बीसी के पैरेलल होगी, जरूर होगी सर। तो मान लो वो लाइन हमने खोज निकाली और उस लाइन को हमने कुछ डीएफ कह दिया। अब मेरे पास एक सिचुएशन बन रही है, अब हम आगे की मैथमेटिक्स लगाएंगे सर। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन है, तो क्या आप वहां पे थेल्स थ्योरम नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो। आपने तुरंत थेल्स थ्योरम लगा के एक रिजल्ट निकाल लिया। अब आपके पास एक रिजल्ट गिवन में था जो सवाल ने बताया था, और एक आपने अपनी मानी हुई मैथमेटिक्स लगाकर निकाला। जब आप उन दोनों रिजल्ट को आपस में कंबाइन कर दोगे तो आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आया। अब उस फाइनल रिजल्ट के अंदर 4 पार्ट्स थे जिस पे आपको सोचना था। उन चारों पार्ट्स को जब आपने फिगर में ऑब्जर्व किया सर, तो आपको वो चारों पार्ट्स मिल गए थे, और आपको यह भी ऑब्जर्व हो रहा था कि उन 4 पार्ट्स में अगर मैं 2-2 का पेयर बना दूं, 2-2 पार्ट को जोड़ूं सर, तो मेरा पूरा लेंथ एसी निकल कर आ जाएगा। क्योंकि मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि 4 पार्ट पे अभी फिलहाल सोचना मुश्किल है, क्योंकि चीजें ज्यादा होती हैं तो सोचना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन यहीं पे चीजें कम होती है तो सोचना ज्यादा आसान होता है। तो मैंने तुरंत सोचा कि क्या मेरे पास जो 4 पार्ट्स हैं, मैं कुछ करके उनको रिड्यूस कर सकता हूं और कम पार्ट्स में बदल सकता हूं। तो तुरंत देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपनी इक्वेशन में दोनों साइड 1 को ऐड कर दूंगा तो अल्टीमेटली पार्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे। और जब हमने ये करके आगे की मैथमेटिक्स लगाई तो हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे फाइनली हम 4 पार्ट से रिड्यूस होके 2 पार्ट पे पहुंच गए। अब इन 2 पार्ट पे सोचना बहुत ईजी था सर। तो जब इन 2 पार्ट पे हम सोचने लगे तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ सर? तो हमारी सिचुएशन में आ रहा है कि ECFC के बराबर होगा, लेकिन डायग्राम को देखकर तो ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा है सर कि ECFC के बराबर है। डायग्राम में तो मुझे दिख रहा है कि मेरा जो FC है सर वो बड़ा है EC के मुकाबले। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो क्या समझ में आ रहा है सर कि आपने जो माना उस मानने के कारण एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन का हल कैसे निकलेगा सर? तो हल निकालने का तरीका यह था कि ये जो नई लाइन DF थी सर, इस नई लाइन DF को आप ही ने तो माना था, ये आसमान से तो गिरी नहीं, इसको तो आपने ही माना है। तो इस सिचुएशन के सही होने के लिए इस लाइन को एक्चुअली में यहां होना पड़ेगा। एक्चुअली में पॉइंट F और पॉइंट E को कोइंसाइड होना पड़ेगा, ये हमने देखा। यानी कि ये लाइन यहीं पे पहुंच गया। तो अब मुझे दिख रहा है कि लाइन D और लाइन DF आपस में कोइंसिडेंट लाइन है। और आपने शुरुआत में मान लिया था कि DF और BC आपस में पैरेलल है। तो अगर DF और BC आपस में पैरेलल है और आपने यह भी साबित कर दिया है कि D और DF आपस में कोइंसिडेंट लाइन है, तो इनडायरेक्टली आप यह भी बोल सकते हो सर कि मेरा DE BC के पैरेलल है। लोग कर दिया प्रूफ। यही हमारे पूरे प्रूफ की कहानी थी सर। अब देखो, इस पोर्शन में कुछ स्टूडेंट आर्ग्यू करेंगे। क्या आर्ग्यू करेंगे? ध्यान से सुनना। वो कहेंगे सर चलो ठीक है, आपने मान लिया कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के सही होने के लिए पॉइंट F को वहां नहीं यहां पे होना पड़ेगा। आप ऐसा भी तो मान सकते थे सर कि पॉइंट E को यहां नहीं यहां होना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ये डाउट मुझसे पूछ सकते हैं ना कि सर इस सिचुएशन के सही होने के लिए आपने इसको शिफ्ट कर दिया, आप इसको भी तो शिफ्ट कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं माना कि पॉइंट E यहां नहीं होगा यहां होगा? अरे भैया, पॉइंट E की लोकेशन मैंने फिक्स नहीं की है, सवाल ने फिक्स की है। तो जो लोकेशन सवाल ने फिक्स करके बताई है उस लोकेशन को आप कैसे बदल दोगे? आपने जो माना है आप उसको बदल सकते हो, लेकिन जो सवाल ने दे दिया है उसको आप कैसे बदल दोगे? आपने इमेजिनरली DF को माना था सर, तो उसको आप शिफ्ट करके दिखा सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन पॉइंट E को कैसे शिफ्ट कर दोगे? पॉइंट E की इंफॉर्मेशन तो सवाल नहीं बता दी है। सवाल ने बता दिया भैया पॉइंट E यहीं पे है, आप पॉइंट E के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इस डाउट का भी यहां पे आपको क्लैरिटी मिल गया होगा।
तो फंडा समझ में आया। अब यही जितनी बातें यहां पे सीखी सर, उसको यहां पे फटाफट तरीके से एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में दिखा देंगे, तो ध्यान से सुनना सर। अब अपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन का मेथड भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर, इसको भी हमने थेल्स थ्योरम में सीख लिया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को जब हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे सर, तो हम बड़ी आसानी से अपने किसी भी प्रूफ को हैंडल कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद हम एक गिवन की बात करते हैं, फिर हम टू प्रूफ की बात करते हैं, फिर हम थ्योरम या फिर फॉर्मूले यूज की बात करते हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, उसके बाद फाइनली प्रूफ की बात कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्शन और थ्योरम्स या फॉर्मूलेज यूज्ड, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर में हर चीज सेम रखना, इसको आगे पीछे करना अलाउड है, इसको पहले लिख दिया, ये इसको बाद में लिख दिया, ये अलाउड है, लेकिन और कुछ कभी भी रिप्लेस मत करना। तो ये जो छोटा सा पॉइंट बताया उसको याद रखना कि आप कंस्ट्रक्शन और थ्योरम या फॉर्मूले यूज को आगे पीछे कर सकते हो, चल जाएगा, लेकिन और किसी चीज को कभी भी आगे पीछे मत करना। ये क्लियर है। अब आते हैं सर वापस, तो डायग्राम बना हुआ है, यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, गिवन। अब देखो यहां पे गिवन के अंदर सबसे पहले वो जानकारी जो सवाल ने बता दी थी। तो सवाल ने क्या क्या बताया था, ट्रायंगल है, कोई लाइन डी बना है जो कि मेरे साइड ए बी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मेरे साइड ए सी को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखो मैथमेटिकली इस बात को कैसे लिखेंगे, तो ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है वेयर डी इज ड्रॉन, वेयर डीई इज ड्रॉन intersecting AB at D, intersecting AB at D and AC at E, and AC at E, ये आपने बता दिया। such that, और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो हमने देखा था सर, इसका मैथमेटिकल फॉर्म बेसिक वाला हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई DB बराबर यहां पे AE डिवाइडेड बाई EC। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। तो इतनी जानकारी सवाल ने आपको दे दी है, तो वो हमने गिवन में लिख लिया। अब टू प्रूफ, साबित क्या करना है सर, तो फिगर के हिसाब से मुझे साबित करना है कि D और BC आपस में पैरेलल होंगे, DE पैरेलल टू BC। अब इसके बाद आपकी मर्जी है, या तो आप कंस्ट्रक्शन लिख लो या फिर आप थ्योरम्स या फिर फॉर्मुलेज यूज लिख लो, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो सर। तो अगर नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से चले तो मान लो यहां पे कंस्ट्रक्शन को ही लिख लेते हैं। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन और गिवन के बीच का फर्क समझाया था। मैंने आपको समझाया था कि सवाल आपको जितनी बातें बता देता है वो सारी गिवन में जाती है, और सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आप अलग से कुछ ऐसा ड्रॉ करते हो, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हो जो कि सवाल में पहले से नहीं था, बस वही कंस्ट्रक्शन में आता है सर। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ हम उन्हीं चीजों की बात करते हैं जिनको हम सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से ड्रॉ करते हैं, जो कि पहले से सवाल में नहीं बताया गया था। तो क्या आपने यहां पे सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ बनाया, अलग से कुछ कंस्ट्रक्ट किया? बिल्कुल किया है सर, आपने डीएफ को बनाया है, उसको यहां पे लिखो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ डीएफ इंटरसेक्टिंग AB at D and AC at F and AC at F। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। इसके बाद थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड, थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड। अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा इसके लिए 2 लाइन छोड़ दिया करो। जब पूरा प्रूफ आपका कंप्लीट हो जाए, उस पूरे प्रूफ को ऑब्जर्व करके देखो क्या क्या फॉर्मूला यूज किया, क्या क्या थ्योरम यूज किया, उसको आराम से यहां 1 2 करके उन 2 लाइनों में लिख लो सर। अब फाइनली इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। तो अब प्रूफ पे आ जाएंगे, पहले इतना नोट डाउन करो सर। अब यहां पे हम प्रूफ में तुरंत लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना क्या लिख सकते हैं सर। तो यहां पे अब हम प्रूफ के अंदर लिख देंगे सर कि कॉन्ट्राडिक्शन लगाना है, और कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर आपने क्या माना है सर कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है। तो बात को यहां पे बताओ कि इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम, इफ पॉसिबल लेट्स अज्यूम, क्या हमने अज्यूम किया भैया कि D इज नॉट पैरेलल टू BC। अज्यूम D इज नॉट पैरेलल टू BC। तो अगर पॉसिबल है तो मैंने मान लिया कि D BC के पैरेलल नहीं है। इसी तरीके से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होता है सर। तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर देयर मस्ट बी अ लाइन
देयर मस्ट बी अ लाइन विच शुड बी पैरेलल टू बीसी, विच शुड बी पैरेलल टू बीसी। तो हमें पता है सर कि अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है तो कोई तो ऐसा लाइन होगा ना जो कि पॉइंट डी से पास करता होगा और बीसी के पैरेलल होगा। तो वही बात यहां पे हमने बता दी सर। तो देयर मस्ट बी अ लाइन विच शुड बी पैरेलल टू बीसी। लेट्स अज्यूम अब हमने मान लिया कि दैट लाइन इज डीएफ। लेट्स अज्यूम दैट लाइन इज डीएफ such that line is DF such that DF is parallel to BC, such that sir DF is parallel to BC। तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देख लो। सबसे पहले क्या लिखा, तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं सर, जो प्रूफ करना है उसको गलत मान लेते हैं। क्या प्रूफ करना था, डी बीसी के पैरेलल है, इसको गलत मान लेंगे। यानी क्या मान लेंगे, डी बीसी के पैरेलल नहीं है। वही बात यहां पे लिख दी, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मान लो डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। अब अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है तो पॉइंट डी से पास करने वाला कोई तो ऐसा लाइन होगा ना जो कि बीसी के पैरेलल होगा। वही बात यहां पे बता दी। देन देयर मस्ट बी अ लाइन विच शुड बी पैरेलल टू बीसी। तो कौन सी लाइन है सर, तो हमने वो लाइन ढूंढ लिया, हमने वो लाइन इमेजिन कर लिया कि वो लाइन डीएफ है, उसी को यहां पे बता दिया कि दैट लाइन इज अज्यूम्ड डीएफ सच दैट डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, सच दैट सर यहां पे डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर हो गया। अब आगे, सिंस डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर हम तुरंत यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के अपने रिजल्ट पे बात कर सकते हैं सर। हम तुरंत यहां पे अब लिख सकते हैं देयरफॉर एडी डिवाइडेड बाय डीबी बराबर इस तरफ आपका हो जाएगा एएफ डिवाइडेड बाय एफसी। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बाई थेल्स थ्योरम, दोनों में से कुछ भी यहां पे लिख दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब देखो, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं सर, और ये जो गिवन में था ना इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो जो गिवन में डाटा था सर उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहां पे अब हम लिखेंगे सर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं कि AE बाई EC, हम कह सकते हैं सर AE बाई EC इज इक्वल टू यहां पे AF बाई FC, AF डिवाइडेड बाई आपका FC। अब क्या करेंगे सर आगे, एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स। तो जब ये सारा कुछ करके सॉल्व करेंगे तो हम क्या देख रहे थे, पहले इतना नोट डाउन करो। तो जब हम सारा कुछ करके सॉल्व कर रहे थे सर तो हम क्लियरली देख रहे थे कि हमारे पास रिजल्ट आ रहा था CE बराबर यहां पे CF, यही रिजल्ट आ रहा था सर, CE बराबर CF। और ये कब ट्रू होगा सर, तो ये तभी ट्रू हो सकता है अगर पॉइंट E और F क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो यहां पे लिखोगे दिस इज ट्रू only when point F coincides with point T, only when point F coincides with point E, ये बात यहां पे हमने लिख के बता दी। अब अगर ऐसा होगा तो therefore मैं अगेन कह सकता हूं therefore DE and DF are coincident lines, therefore DE and DF are coincident lines, hence we can say that क्या कह सकते हैं सर, D पैरेलल DF पैरेलल BC, D पैरेलल DF पैरेलल BC, और फाइनली इसके बाद हम नीचे लिख सकते हैं therefore DE is parallel to BC, therefore DE is parallel to BC, ब्रैकेट में hence proved। कहानी खत्म सर, हो गया प्रूफ। इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, नोट डाउन कर लो इसको। क्लियर है। तो जो बात मैंने आपको समझा दी उसी को प्रॉपर तरीके से आपको अपने कॉपी पे प्रेजेंट कर लेना है, प्रेजेंट कर लोगे पूरे में पूरे नंबर। अब देखो, तो कुल मिला के यहां पे हमने अपने थेल्स थ्योरम को पढ़ लिया, थेल्स थ्योरम के पूरे फंडे को समझ लिया, हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को पढ़ लिया, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के फंडे को भी समझ लिया। अब क्या करेंगे सर, अब इन पे बेस्ड काफी शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवाल देख लेते हैं सर, और ये रही हमारे सवालों की सबसे पहली वैरायटी। और इस वैरायटी के बारे में मैं आपको बता दूं सर कि ये वैरायटी आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वैरायटी के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में भी आते हैं और 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। और इस वैरायटी को मैं आपको कई सारे मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा।
आपको जो मेथड ज्यादा इजी लगे आप उस मेथड को आसानी से अडॉप्ट कर लेना। आप किसी भी मेथड से एग्जाम में बनाओगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आपको नंबर फुल मिलेंगे सर। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की वैरायटी समझ लेते हैं। तो सवाल यहां पे कह रहा है इन द फिगर, जैसा कि मुझे दिख रहा है सर कि एक फिगर में चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? तो कहा जा रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू एमएन। सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपके फिगर में पी क्यू और एमएन आपस में पैरेलल होंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि केपी बाई पीएम इज इक्वल टू 4/13। उसके बाद आपको केपी और पीएम के बीच का रेशियो बताया गया है। क्या रेशियो बताया गया है सर? तो आपको कहा गया है कि केपी और पीएम का जो रेशियो है सर वो 4/13 के बराबर है। आपको एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, आगे आपको केएन की लेंथ भी बताई गई है सर। तो केएन की क्या लेंथ बताई गई है? तो इस बड़े वाले साइड केएन की लेंथ आपको बताई गई है 20.4 सेंटीमीटर। यानी कि मेनली ये तीन इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है सर कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपका रेशियो रहा, ये आपके लेंथ की वैल्यू रही सर। अब आप मुझे के क्यू की लेंथ निकाल कर बताओ। तो फाइनली इन तीन इंफॉर्मेशन को देने के बाद सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे इस के क्यू की लेंथ पूछ रहा है। नहीं निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। अब जितनी बातें कहूंगा ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है सर। टाइटल क्या है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम। तो टाइटल पढ़ के समझ में आता है कि इस टाइटल के अंदर हम जितने भी सवाल करेंगे वहां कहीं ना कहीं सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे थेल्स थ्योरम लगाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि टाइटल में लिखा है कि थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवाल है। यानी कि इस टाइटल के अंदर जितने भी सवाल को सॉल्व करेंगे वहां मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए थेल्स थ्योरम श्योर शॉट लगाना ही पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में सवाल टाइटल के साथ नहीं आता है सर, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जाम में सिंपली सवाल बम की तरह गिरता है और मुझे सवाल को पढ़ के समझना पड़ता है कि कौन सा कंसेप्ट वहां पे लगाएं कि सवाल मेरा इजीली सॉल्व हो जाए। अब क्या कोई तरीका है जिससे सिंपली मैं सवाल को पढ़ के यह समझ जाता कि यहां पे थेल्स थ्योरम लगाना है? अगर यही सवाल डायरेक्टली मेरे एग्जाम के पेपर में आ जाता तो क्या सवाल को पढ़ के मुझे समझ में आ जाता सर कि थेल्स थ्योरम लगाना है? बिल्कुल समझ में आ जाता। कैसे? क्योंकि इसका पूरा फंडा मैं आपको सिखा चुका हूं। मैंने आपको कहा था कि जहां किसी सवाल में आपको एक ट्रायंगल दिखे, ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन दिख जाए सच दैट वो लाइन आपके ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा हो और सवाल की जो पूरी कहानी मिले, सवाल का जो पूरा लैंग्वेज मिले, उस लैंग्वेज में आपको बार बार साइड के लेंथ पे चर्चा मिले, साइड के लेंथ के रेशियो पे चर्चा मिले, तुरंत समझ जाना इतनी बातों से कि वहां पे मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर कह लो थेल्स थ्योरम लगाना ही पड़ेगा सर। और ये सारी चीजें मुझे इस सवाल में भी ऑब्जर्व हो रही है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक ट्रायंगल की चर्चा हो रही है, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है सच दैट ये लाइन मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है। जो सवाल की पूरी लैंग्वेज, जो सवाल की पूरी कहानी है, वहां पे सब कुछ साइड के लेंथ के टर्म में हो रहा है, साइड के लेंथ के रेशियो के टर्म में हो रहा है। तो इतनी बातों से मैं बहुत अच्छे से क्लियर हूं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा सर। तो लगाते हैं यहां पे थेल्स थ्योरम। तो यहां पे अगर थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या कहानी चलेगी? ध्यान से सुनना सर। तो हम मेनली थेल्स थ्योरम के 6 रिजल्ट जानते हैं। अब मुद्दा यह है कि उन 6 में से कौन सा रिजल्ट यूज करें। तो ध्यान से सुनो। तो सर आपको उन 6 में से वो रिजल्ट यूज करना है जिस रिजल्ट के अंदर यहां जो सवाल ने आपको इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। आप उन 6 में से उस रिजल्ट को चुनने की कोशिश करोगे जिस रिजल्ट की मदद से सवाल में दी गई इंफॉर्मेशन का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। और यहां पे एक इंफॉर्मेशन में केपी बाई पीएम की बात हो रही है। तो इससे समझ में आता है सर कि सबसे पहले अगर हम मेथड नंबर 1 के हिसाब से सोचें तो हमें वो रेशियो वाला रिजल्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे हमें केपी बाई पीएम की बात करनी है। तो सबसे बेसिक वाला अपना प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट सिलेक्ट करेंगे सर, तो वहां पे केपी और पीएम की बात हो जाएगी। तो अपना बेसिक वाला प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट लिख लेते हैं सर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केपी डिवाइडेड बाय पीएम बराबर यहां पे के क्यू डिवाइडेड बाय क्यूएन। तो समझ में आया कि 6 में से किसका चॉइस करेंगे? तो चॉइस करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से सोचेंगे कि किस रिजल्ट को यूज करेंगे तो आसानी से सवाल सॉल्व होगा। अब ध्यान से सुनना। तो मेनली ये मेरे पास रिजल्ट आया है। मुझे क्या निकालना है सर? मुझे के क्यू निकालना है। मुझे सिर्फ एक इक्वेशन दिख रही है। तो नॉर्मली पता है सर मुझे कि अगर एक इक्वेशन है और उसमें सिर्फ एक अननोन है तो बड़ी आसानी से मैं अपना यूनिक सोल्यूशन निकाल सकता हूं। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, बड़ी आसानी से अपना यूनिक सोल्यूशन मैं निकाल सकता हूं सर।
तो एक बार चेक करेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या इसमें मुझे पता और क्या क्या पता नहीं है सर। तो Kp बाई पीएम की वैल्यू तो बता दी गई है, यानी ये दोनों पोर्शन तो मुझे पता है सर, और इस तरफ से मुझे Kq निकालना है। थोड़ा Qn को भी देखते हैं सर। अब Qn को देखेंगे तो यहां दिख रहा है सवाल में कहीं पे भी मुझे Qn के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था, Qn की कोई भी वैल्यू नहीं बताई गई थी। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि Qn भी मुझे पता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो गई सर। इक्वेशन एक, अननोन दो, बहुत नाइंसाफी है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से पता है सर मुझे कि इक्वेशन एक है तो इसमें ओवरऑल अननोन भी एक ही होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए। अब इतना गारंटेड है निकालना KQ है तो अननोन तो KQ ही रहेगा, यानी कि जरूर Qn किसी ना किसी तरीके से सेट होगा, और इस तरीके से सेट होगा कि अल्टीमेटली इक्वेशन में एक ही अननोन रह जाए सर। अब देखो कैसे सेट होगा, कैसे सोचेंगे। तो मुझे दिख रहा है सर कि KQ और Qn मिलके, मुझे दिख रहा है सर कि KQ और Qn मिलकर मेरा ओवरऑल Kn बना रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं चाहूं तो Qn को लिख सकता हूं Kn माइनस KQ के फॉर्म में। यहां से मुझे दिख रहा है सर कि मैं इस Qn को लिख सकता हूं Kn माइनस आपके KQ के फॉर्म में। इस तरीके से मैं यहां पे Qn को लिख सकता हूं, और यह लिखने से फायदा यह होगा सर कि अल्टीमेटली अब मेरे पास एक Kn है जिसकी वैल्यू मुझे पता है, और KQ है जिसकी वैल्यू नहीं पता है। तो अल्टीमेटली पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन KQ रह जाएगा, बाकी हर चीज मुझे पता है। सॉल्व नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। उसको पुट करते हैं यहां पे। तो पुट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा Kp बाई पीएम बराबर यहां पे KQ डिवाइडेड बाई Qn, जिसके बदले आप लिख सकते हो सर Kn माइनस यहां पे KQ। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए सर। अब जितनी वैल्यूज पता है सारी वैल्यूज को यहां पे पुट डाउन कर दो सर। तो Kp बाई Pn कितना बताया सर? 4/13 बराबर इस तरफ KQ नहीं पता है, KQ ही रहने दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में Kn की वैल्यू क्या बताया सर? 20.4 सेंटीमीटर। तो 20.4 माइनस यहां पे कितना? KQ। तो दिख रहा है सर ओवरऑल इक्वेशन जो क्रिएट होगी उसमें बस एक अननोन KQ है। सॉल्व करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 13 KQ बराबर इस तरफ कितना हो जाएगा सर? तो इस तरफ सबसे पहले हो जाएगा 20.4 इंटू 4, यानी कि 4 4 जा 16, यहां पे 1 का 1 ही रह देंगे, 1 ही रहने देंगे सर। 4 2 जा 8, यानी कि 81.6 आ जाएगा, माइनस यहां पे 4 KQ हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब फर्दर देखते हैं यहां पे। तो सारे अननोन को एक तरफ कर लेंगे सर, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। तो -4 KQ को बगल में बुला लेते हैं। तो -4 KQ इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? +4 KQ। तो 13 KQ प्लस 4 KQ 17 KQ बन गया सर। 17 KQ बराबर इस तरफ कितना है सर? 81.6 है। तो यहां से मैं बता सकता हूं KQ बराबर कितना हो जाएगा? 81.6 डिवाइडेड बाई 17, जिसको हम सॉल्व करेंगे सर तो ये निकल के आएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपने KQ की वैल्यू निकाल ली है, KQ लेंथ निकाल लिया है। कितना आ रहा है सर? 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा सॉल्व करने का पहला मेथड। यानी कि आप सिंपली अपने एग्जाम में लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद फटाफट करते जाओगे, इतना लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो सवाल 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा। इससे ज्यादा में कभी भी ये वैरायटी पूछी नहीं जाती है। लेकिन उसके बाद भी वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पूछी जाती है इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में। तो ज्यादा नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जिससे प्रॉपरली थोड़े से स्टेप्स दिख जाए और हमारा फाइनल आंसर दिख जाए। इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, तो उसके लिए अब ध्यान से सुनना। तो अब सेकंड मेथड लगा के यहां पे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। तो सबसे पहले तो जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उन सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये गिवन है सर कि PQ और MN आपस में पैरेलल है। उसके बाद मुझे KP और PM का रेशियो बताया गया है जो कि 4/13 के बराबर है, और फाइनली मुझे KN की लेंथ बताई गई है सर जो कि 20.4 सेंटीमीटर के बराबर है सर। अब देखो दूसरे मेथड में किस तरीके से यहां पे सोचेंगे। तो मुझे दिख रहा है सर कि यहां पे थेल्स थ्योरम लग रहा है। तो अगर मैं थेल्स थ्योरम लगा दूंगा तो क्या लिख सकता हूं सर? तो अगर मैं अपने थेल्स थ्योरम का सबसे बेसिक वाला रिजल्ट लगा दूं तो मैं यहां पे तुरंत लिख सकता हूं कि KP डिवाइडेड बाई PM जो होगा सर, ये KQ डिवाइडेड बाई QN के बराबर होगा। आप कहोगे सर आपने थेल्स थ्योरम में सबसे बेसिक वाला रिजल्ट ही क्यों लिखा? तो मैंने सबसे बेसिक वाला रिजल्ट इसलिए लिखा सर
क्योंकि यहां पे जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन का यूज मैं सबसे बेसिक वाले रिजल्ट के अंदर ही ढंग से कर सकता हूं, इसलिए सबसे बेसिक वाला रिजल्ट लिखा सर। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4/13 के बराबर, यानी कि यही चीज किसके बराबर है सर, 4/13 के। इस तरफ क्या हो जाएगा आपका KQ डिवाइडेड बाय QN, यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं सर कि KQ डिवाइडेड बाय QN मेरा निकल के आ रहा है 4/13। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो KQ निकालना है, QN अभी फिलहाल QN क्या होगा नहीं दिख रहा है सर। अब देखो यहां पे मुझे एक और चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है सर, कि मुझे KN की लेंथ गिवन है, और KN है क्या सर, तो KN को मैं KQ और QN के सम के टर्म्स में लिख सकता हूं सर। मुझे कुल मिला के KN की लेंथ गिवन है जो कि 20.4 सेंटीमीटर के बराबर है, और मैं KN को KQ और QN के सम के टर्म्स में लिख सकता हूं जो कि अगेन आपका 20.4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर आपके पास दो इक्वेशन निकल के आ रही है, और आपके पास ये जो दो इक्वेशन आ रही है इसमें दो अननोन है, KQ और QN सॉल्व करके नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। तो इस तरीके से भी आप सोच के सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो यहां पे सॉल्व करके KQ की वैल्यू निकालना आपका होमवर्क रहेगा। नोट डाउन करो सर मेथड नंबर 2। अब फाइनली अपने मेथड नंबर 3 की बात करेंगे, तो फिर से ध्यान देना सर। अब देखो मेथड नंबर 3 के अंदर जो हमने रेशियो का कंसेप्ट सीखा है ना, उस रेशियो के कंसेप्ट का देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि कहीं पे भी अगर आपको बोल दिया जा रहा है कि कुछ A/B जो है वो मान लो कुछ 1/2 के बराबर है, तो ओरिजिनली A कुछ रहा होगा, ओरिजिनली B कुछ रहा होगा, और जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तब ये रिड्यूस होने के बाद 1/2 के फॉर्म में आ रहा है। यानी कि मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, और कंसेप्ट ये कहता है सर कि ओरिजिनली जरूर एक कॉमन फैक्टर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाइड रहा होगा, और यही कॉमन फैक्टर कैंसल्ड आउट हो गया होगा, और फाइनली मेरे पास 1/2 निकल के आ गया होगा। अब चूंकि मुझे अपने रेशियो में यह पता नहीं है कि वो कॉमन फैक्टर क्या था, तो अगर मुझे वो कॉमन फैक्टर पता नहीं है तो मैं बता नहीं पाता कि एग्जैक्टली A क्या रहा होगा, एग्जैक्टली B क्या रहा होगा। यह कंसेप्ट मैंने आपको रेशियो के लिए सिखाया था, और यही वो वजह है जिसके कारण इस कॉमन फैक्टर को हम x मान लेते हैं। अब हम क्या देते हैं कि ओरिजिनली मेरे पास A बराबर 1x था, ओरिजिनली मेरे पास B बराबर कुछ 2x था, और जब एक बार हमने इनका रेशियो लिया, तो ये फाइनली 1/2 निकल के आ रहा है। तो ये x के टर्म्स में, वेरिएबल के टर्म्स में रेशियो को कैसे ब्रेक डाउन करना है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका था सर, उसी को मैंने यहां पे रिवाइज करवा दिया। अगर वही कंसेप्ट यहां पे लगाएं तो देखो मैं क्या कह सकता हूं, मुझे क्या गिवन है, KP डिवाइडेड बाय PM जो है ये 4/13 के बराबर है, ये गिवन है। अब मैं क्या करता हूं सर, क्या यहां पे मैं KP बराबर 4x और यहां पे PM बराबर 13x नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूं सर। तो आपने KP को कितना मान लिया है, 4x मान लिया है सर, आपने PM को कितना मान लिया है, 13x मान लिया है सर। तो आपने x के टर्म्स में इन साइड्स की लेंथ बता दी, और लेंथ की यूनिट क्या चल रही है सर, तो सवाल को पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहां पे लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर चल रही है। तो ये सारी चीजें किसमें है सर, सेंटीमीटर में। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, तो आपने जो अजम्पशन लिया है उस अजम्पशन के हिसाब से अगर ये 4x और ये 13x है सर, तो ये कंप्लीटली कितना हो जाएगा, 13 + 4 17x हो जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। आपको क्या निकालना है सर, आपको KQ निकालना है जो कि आपको मालूम नहीं है, आपको KN की वैल्यू पता है जो कि किसके बराबर है सर, 20.4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखो, अब यहां पे मैं क्या करूंगा सर, अपना थेल्स थ्योरम अप्लाई करूंगा। ये करने के बाद अब मुद्दा यह है सर कि थेल्स थ्योरम के तो बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, मैं कौन सा अपने काम का रिजल्ट इस्तेमाल करूं। तो ध्यान से सुनना, इस तरफ तो सब कुछ पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ देखो क्या क्या पता है, इस तरफ मुझे यह निकालना है और यह गिवन है, तो मुझे अपने थेल्स थ्योरम का वो वाला रिजल्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां पे मैं इस साइड लेंथ और इस साइड लेंथ के टर्म में बात कर सकूं। तो अगर मैं अपना वो थेल्स थ्योरम वाला रिजल्ट लिखूं सर, तब वहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो KQ/KN होगा सर, मेरा जो KQ/KN होगा ये किसके बराबर होगा, तो इस साइड वो सर KP डिवाइडेड बाय यहां पे KM के बराबर हो जाएगा सर। तो क्यों ये वाला रिजल्ट सिलेक्ट किया, समझ में आया, क्योंकि हमने अपनी जब चीजों को एनालाइज किया तो हमें दिखा सर कि ये निकालना है, ये मालूम है।
तो आखिर मैं थेल्स थ्योरम का रिजल्ट कैसे लिखूं कि अपने फेवर में जाए, क्योंकि यहां तो मुझे तीनों पार्ट एक्स के टर्म में मालूम है, यहां दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो इस तरफ है। तो दिख रहा है सर कि अगर मैं एक छोटे पार्ट और एक बड़े पार्ट के टर्म्स में अपना थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा सर यहां पे, क्योंकि अब मैं यहां पे लिख सकता हूं के क्यू बाई के एन, तो के क्यू मुझे निकालना है डिवाइडेड बाई के एन की वैल्यू पता है सर 20.4 है, बराबर उस तरफ केपी, केपी कितना है सर 4x के बराबर है, डिवाइडेड बाई केएम कितना है सर 17x के बराबर है। तो अल्टीमेटली ये जो x हमने माना था वो तो यहां पे कैंसिल हो गया, वो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो फाइनली मेरे पास निकल के आ रहा है के क्यू डिवाइडेड बाई 20.4 बराबर यहां पे 4/17। क्या अगेन आप इसको सॉल्व करके के क्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। तो अगेन इसको सॉल्व करके चेक करना, आपका आंसर वेरीफाई करना होमवर्क रहेगा। यहां से भी सॉल्व करोगे तो अगेन आपके के क्यू की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर ही निकल के आएगी। तो इन तीनों में से आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड का इस्तेमाल करके एग्जाम में बना सकते हो। और तीनों मेथड में जो सोचने का तरीका है सर वो थोड़ा थोड़ा अलग है। एक मेथड के अंदर हमने रेशियो को देखा तो एक्स वाले फंडे का इस्तेमाल कर दिया, एक मेथड के अंदर हमने दो इक्वेशन दो अननोन के फंडे का इस्तेमाल कर दिया, और एक में हमने देखा एक ही इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है, यानी एक ही अननोन होना चाहिए। तो जो चीज डिस्टर्ब कर रही थी उसको एक ही अननोन के टर्म्स में चेंज किया, उसके बाद सॉल्व करके बना दिया। तो आपको जो मेथड ज्यादा अच्छा लगे आप उससे बनाना, जो मेथड ज्यादा इजी लगे उससे बनाना, लेकिन तीनों मेथड आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि तीनों मेथड का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। तो फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करो सर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो अगेन सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल कह रहा है इन द फिगर, क्या है भैया फिगर में? तो इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है और इस ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल बीसी है, यानी आपको बता दिया गया कि इस ट्रायंगल के अंदर डी और बीसी आपस में पैरेलल है। और क्या कहा जा रहा है सर? AD बाई DB 3/5 के बराबर है। और मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि जो AD और DB का रेशियो है ये 3/5 के बराबर है। और एक इंफॉर्मेशन है, क्या है सर? आपको AC की लेंथ बताई गई है। AC की लेंथ क्या बताई गई है सर? तो AC की लेंथ 5.6 बताई गई है। अब फाइनली इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ ए क्या होगा, यानी ये ए की लेंथ आपसे पूछी जा रही है। सर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल लास्ट सवाल वाली वैरायटी है सर। अगेन सवाल को पढ़ के दिख रहा है कि ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल एक लाइन की बात हो रही है जो कि इसी ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। सवाल की पूरी कहानी साइड के लेंथ के टर्म में चल रही है, साइड लेंथ के रेशियो के टर्म में चल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम तो मुझे जरूर लगाना पड़ेगा। यह सवाल को पढ़ के क्लियर हो गया। अब आपको मैंने वहां तीन मेथड बताए थे, तीनों में से किसी मेथड को अप्लाई कर लोगे सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां पे एक और चौथा मेथड बता रहा हूं जो दिमाग में आया है, तो ध्यान से सुनना। अब देखो एक और तरीके से कैसे बना सकते हो, ध्यान से सुनना। आपको क्या निकालना है सर? ए निकालना है। आपको ए नहीं मालूम है, मान लो आपने ए को कुछ एक्स मान लिया। अब ए को जब एक्स मान लोगे तो एसी क्या बता दोगे सर? तो ध्यान से देखना, आपको एसी की वैल्यू बताई गई थी 5.6, तो ये पूरा का पूरा लेंथ 5.6 है, जिसमें से इतने पार्ट को आपने x मान लिया, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा सर? 5.6 माइनस x नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब देखो, तो पैरेलल लाइन है, आसानी से आप यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो। और थ्योरम में किस तरीके से अपने रिजल्ट का इस्तेमाल करोगे, उन 6 में से कौन सा रिजल्ट यूज करोगे सर? तो मुझे दिख रहा है कि मुझे जो रेशियो बताया गया है उस रेशियो में इस पार्ट और इस पार्ट की बात हो रही है, यानी कि सबसे बेसिक वाला रिजल्ट इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा AD बाई DB बराबर इस तरफ AE डिवाइडेड बाई कुछ EC सर। अब AD बाई DB बताया गया है 3/5 है, बराबर इस तरफ कितना हो जाएगा सर? तो ए को आपने x मान लिया डिवाइडेड बाई EC, उस हिसाब से कितना हो जा रहा है सर? 5.6 माइनस x। क्या इसको सॉल्व करके x नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। तो सॉल्व करना आपका होमवर्क रहेगा, फटाफट इसको नोट डाउन करो। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। तो कई सारे मेथड है, आपको जो पसंद आए उस मेथड का इस्तेमाल कर लो। ये रहा सर नेक्स्ट सवाल। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। इन द फिगर, अगेन फिगर में बात हो रही है, क्या बात हो रही है सर? तो D इज पैरेलल टू BC। आपके फिगर में कहा जा रहा है कि D और BC आपस में पैरेलल है। चलो ठीक है, आगे। इफ AD इज इक्वल टू x, AD के बारे में बताया गया है कि इसकी लेंथ कितनी है सर? x है। और क्या बताया गया है? DB बराबर x माइनस 2। DB बराबर बताया गया है कितना है सर? तो ये x माइनस 2 है। और क्या बताया गया है? AE बराबर x प्लस 2।
आपको ए की लेंथ बताई गई है, कितना है सर? तो ये x+2 है, और आपको फाइनली EC बताया गया है x-1 है। EC बताया गया है सर x-1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आसान सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल फुद्दू सवाल है सर। क्यों? क्योंकि अगेन आपको क्या दिख रहा है? यहां पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल एक लाइन दिख रही है, सच दैट वो लाइन आपके ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, और यहां पे सवाल की पूरी कहानी साइड के लेंथ के टर्म में चल रही है। तुरंत समझ में आता है, थेल थ्योरम लगा देंगे, सवाल धुएं में उड़ जाएगा। दिख रहा है सर? यहां पे इन सारे पार्ट्स की लेंथ की वैल्यू x के टर्म्स में दे दी गई है। तो अगर मैं यहां पे थेल थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास एक कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी x के टर्म्स में। क्या उस इक्वेशन को निकालने के बाद सॉल्व करोगे तो x नहीं निकल कर आएगा? बिल्कुल निकल कर आएगा। तो अगेन इसको सॉल्व करना आपका होमवर्क रहेगा, और यह भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। यह भी सबसे सॉल्व होना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में देखो क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मुझे x की वैल्यू चाहिए, और ये जितने पार्ट है ना, इन सारे पार्ट का लेंथ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या कह रहा है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। इन द फिगर, अगेन एक फिगर में कहानी चल रही है। क्या कहानी चल रही है सर? तो LM इज पैरेलल टू AB। LM AB आपस में पैरेलल है। चलो ठीक है, आगे। इफ AL इज इक्वल टू x-3, इफ AL इज इक्वल टू x-3, यहां से यहां तक की लेंथ आपको दे दी गई है। और क्या बताया गया है? इफ AC इज इक्वल टू 2x, आपको ये पूरी लेंथ बताई गई है। AC कितनी है सर? 2x है। उसके बाद BM इज इक्वल टू x-2, BM बताया गया है x-2 के बराबर है। और क्या बताया गया है सर? BC 2x+3 के बराबर है। BC पूरी की पूरी लेंथ आपकी 2x+3 के बराबर है। क्या इसको अगेन आप सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर। क्या निकालना है? x। अब देखो सवाल बहुत इजी है, बिल्कुल लास्ट सवाल जैसा ही है। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि जब आप सवाल में थेल्स थ्योरम लगाओगे तो कौन से रिजल्ट का इस्तेमाल करके x निकालोगे, तो क्या जवाब दोगे? सोच के बताना। मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं कि सवाल के अंदर आपको दिख रहा है सर कि ट्रायंगल है, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है, सच दैट वो आपके ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। तो समझ में आ रहा है, थेल्स थ्योरम तो लगेगा। अब मुद्दा यह है कि थेल्स थ्योरम के बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, कौन से रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे? तो फिगर देख के समझ में आ रहा है सर कि इधर का ये पार्ट बड़ा वाला पार्ट, इधर का ये पार्ट बड़ा वाला पार्ट गिवन है। तो जब इस तरीके से अच्छे से गिवन ही है तो क्यों अननेसेसरली दिमाग लगाएं? सीधे यहां पे अपने थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पे हम तुरंत लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना। हम लिख सकते हैं सर AL डिवाइडेड बाई यहां पे AC बराबर यहां पे BM डिवाइडेड बाई आपका BC। क्या ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख के सॉल्व कर लेंगे सर। तो कुछ स्टूडेंट क्या पूछ लेंगे, कुछ स्टूडेंट अननेसेसरली बड़े लेंथ में इसको घटाएंगे तो ये लेंथ निकालेंगे x के टर्म्स में, इसको लिखेंगे। उसके बाद अगेन बड़े लेंथ में इसको घटाएंगे, ये लेंथ निकालेंगे। उसके बाद अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का सबसे पहला वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे कि CL/LA बराबर CM/MB। वो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे आप यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो सर कि दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस। अगेन क्या दिख रहा है? x के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? x की वैल्यू भी निकालनी है और ये सारे पार्ट्स की लेंथ भी मुझे निकालकर कमेंट सेक्शन में बताना है। फटाफट नोट डाउन करो सर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन यहां पे सवाल क्या कह रहा है? इन द फिगर ST पैरेलल QR। अगेन एक फिगर है सर, फिगर में क्या दिख रहा है? ST और QR आपस में पैरेलल है। चलो ठीक है, पैरेलल बना दिया। और क्या है सर? फाइंड PS। अब इस फिगर में आपको PS की लेंथ निकालनी है। हलवा सवाल है, सबसे बनना चाहिए, नोट डाउन करो। इसमें तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन सवाल पढ़ लेते हैं। इन द फिगर PQ पैरेलल BC। आपका जो PQ है सर वो BC के पैरेलल है। ये सारी लेंथ की वैल्यू यहां पे गिवन है सर। AP गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, PB गिवन है 3 सेंटीमीटर, AQ गिवन है 1.3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है सर? QC नहीं निकाल सकते। अगेन हलवा सवाल है, नोट डाउन करो, सबसे बनना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप की यहां से वैरायटी बनती है ना, ये 1 नंबर और 2 नंबर के लिए बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 2-3 सवाल में आपने चीजों को प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन सवाल पहले पढ़ लेते हैं। तो सवाल कह रहा है इन द फिगर PQ पैरेलल BC। एक फिगर है सर जहां पे PQ और BC आपस में पैरेलल है।
उसके बाद आपको एपी की लेंथ दे दी गई है, पीबी की लेंथ दे दी गई है, क्यूसी की लेंथ दे दी गई है। आपको क्या निकालना है? एसी निकालना है। ध्यान देना, आपको क्या निकालना है? एसी निकालना है। अब देखो स्टूडेंट दो तरीके से सोचेंगे, मैं दोनों तरीकों पे बात करूंगा, तो ध्यान से सुनना। एक तरीका स्टूडेंट के सोचने का यह हो सकता है सर कि वो जब इसमें आपको क्या बताया गया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, शुरुआत में बताया गया है, तो एक तरीका सोचने का यह हो सकता है कि दिख रहा है ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो थेल्स थ्योरम का अगर सबसे बेसिक वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस लिख देंगे। उसके बाद वो AQ निकालेंगे। अब जब AQ आ गया है तो AQ को QC से ऐड कर देंगे, तब आपका AC निकल कर आ जाएगा। एक अप्रोच ये होगा, लेकिन मैं कहूंगा वो अप्रोच लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अननेसेसरली क्यों स्टेप को बढ़ा रहे हो? यहां आप ज्यादा आसानी से बना सकते थे। कैसे? आपको क्या निकालना है? अल्टीमेटली पूरा AC निकालना है। अब ध्यान देना, इधर की प्रॉब्लम नहीं है, इधर सब कुछ गिवन है। इधर आपको क्या क्या पता है, क्या क्या पता नहीं है सर। तो इस तरफ आपको QC पता है, AC पता नहीं है, तो खुद सोच के बताओ कि थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट यूज करोगे तो आसानी से सॉल्व होगा। तुरंत जवाब दोगे सर कि QC पता है, AC पता नहीं है, यानी कि अगर मैं यहां पे QC डिवाइडेड बाई AC वाला रिजल्ट यूज कर दूंगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर QC बाई AC इधर हो रहा है सर, तो इस तरफ कितना हो जाएगा? इस तरफ आपके पास हो जाएगा PB डिवाइडेड बाई AB। क्या अगेन आप यहां पे सॉल्व नहीं कर सकते? एक चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, यहां पे कम से कम स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमेशा एक दो नंबर के सवाल में तो श्योर शॉट ये सोचा करो कि सबसे छोटा मेथड सॉल्व करने का क्या होगा, क्योंकि वहां पे आपके स्टेप्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कम स्टेप का मेथड है, जल्दी सॉल्व होगा, ज्यादा टाइम बड़े सवालों में दे पाओगे। फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल कह रहे हैं ना, ट्रायंगल ABC D and E are the points on the side AB and AC respectively such that DE parallel BC। उसके बाद लाइन से यहां पे 12 बम गिराए गए। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, यह सवाल भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर और 2 नंबर के लिए। और सवाल को पढ़ के यहां पे मुझे क्लियर हो रहा है कि अभी तक जो हमने सवाल की वैरायटी देखी थी, यह भी बिल्कुल ट्रू कॉपी है। ये 12 के 12 सवाल भी बिल्कुल ट्रू कॉपी है सर, लेकिन उसके बाद भी ये 12 सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे पुराने सवालों से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों ज्यादा इंटरेस्टिंग है सर? क्योंकि अभी तक जो हमने अपने वैरायटी के अंदर सवाल बनाए, वहां पे हमें बकायदा डायग्राम बना के दिया गया था, फिगर बना के दिया गया था। यहां किसी किस्म का फिगर बना के नहीं दिया गया है। तो अगर इस तरीके से एग्जाम में सवाल आ जाएगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी बात में कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि सवाल दे दिया है भैया, डायग्राम तो दिया ही नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन। और एक्चुअली में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, आपकी सोच यहां पे रॉन्ग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे सवाल ने आपके साथ खेलने की कोशिश की है, आपको जानबूझ के डायग्राम बना के नहीं दिया है। यहां पे आपको सवाल पढ़ के पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप सवाल को सॉल्व करोगे। तो याद रखना, ये जो वैरायटी हम देख रहे थे, उस वैरायटी के सबसे इंटरेस्टिंग टाइप के यही सवाल बनते हैं जहां पे आपको बिना डायग्राम का सवाल लिखकर दे देगा। तो आपको सबसे पहले सवाल पढ़ के अपना डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप सवाल को यहां पे सॉल्व करोगे। तो याद रखना, इस वैरायटी का सबसे इंटरेस्टिंग टाइप का ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ने के बाद डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं सर। तो मुझे दिख रहा है कि डायग्राम बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां से लेकर यहां तक में है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है सर? तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि एक ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। तो रैंडमली अपने आंसर शीट पे एक ट्रायंगल बना लोगे। ट्रायंगल बना लिया सर। अब ट्रायंगल का नाम क्या रखना है सर? तो ट्रायंगल का नाम रखना है ABC। अब आपकी मर्जी है, किस वर्टेक्स को A कहना चाहते हो, किस वर्टेक्स को B कहना चाहते हो, किसको C कहना चाहते हो, किस वर्टेक्स का नाम क्या रखना चाहते हो, प्योरली आपकी चॉइस है सर। तो मान लो मैंने इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है D and E are the points on side AB and AC respectively। अब ध्यान से सुनना, यहां पे अगेन स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। यहां पे कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगल के साइड AB और AC के ऊपर 2 पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट्स सर? पॉइंट D और पॉइंट E। अब इसको फिलहाल पढ़ के मुझे यह क्लियर नहीं हो रहा है सर कि किस साइड के ऊपर कौन सा पॉइंट है। क्या मेरे AB के ऊपर पॉइंट D है या फिर पॉइंट E है? इसी तरीके से मेरे AC के ऊपर पॉइंट D है या फिर पॉइंट E है। तो किस साइड के ऊपर कौन सा पॉइंट है, यह इसको पढ़ के क्लियर नहीं हो रहा, और बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगेन यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको रेस्पेक्टिवली वर्ड का इंपॉर्टेंस बार बार सिखाया है। मैंने आपको कहा है
जहां रेस्पेक्टिवली दिख जाए तुरंत सतर्क हो जाओ, क्योंकि रेस्पेक्टिवली क्या करता है सर, रेस्पेक्टिवली क्लियर कर देता है कि किसके लिए कौन सा यूज हो रहा है। पहले आने के लिए पहला वाला यूज होता है, जो बाद में आता है उसके लिए बाद वाला यूज होता है। हमें पता है सर, रेस्पेक्टिवली वर्ड ऑर्डर क्रिएट कर देता है। तो यहां पे पॉइंट में सबसे पहले किसकी बात हो रही है सर, तो लैंग्वेज जो लिखा है उस हिसाब से सबसे पहले पॉइंट डी की बात हो रही है, उसके बाद पॉइंट ई की बात हो रही है। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है सर, डी की। और यहां पे लास्ट की तरफ किस साइड की सबसे पहली बात हो रही है सर, तो सबसे पहले ए बी की बात हो रही है। तो अपने रेस्पेक्टिवली के मतलब से मुझे पता है सर, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, एंड सो ऑन, ये कहानी चलती है। तो अब मुझे यहां से क्लियर है कि एक्चुअली में मेरा जो पॉइंट डी है सर वो ए बी के ऊपर है। एक्चुअली में मेरा जो पॉइंट डी है सर वो ए बी के ऊपर है। और इसी तरीके से मेरा जो पॉइंट ई है सर वो ए सी के ऊपर है। अब देखो, अब ये पॉइंट डी और ई की लोकेशन तो आपको मिल गई, लेकिन इस साइड पे पॉइंट डी जरूरी तो है नहीं सर यही हो, और भी कहीं हो सकता था। उसी तरीके से ये जो पॉइंट ई आपने ए सी के ऊपर माना है वो और भी तो कहीं हो सकता था, आपने यहीं की लोकेशन क्यों रखी, तो उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको कहा गया है कि इन पॉइंट्स की प्लेसमेंट इस तरीके से की गई है कि ये डी और बी सी पैरेलल बन जाए। तो पॉइंट्स की प्लेसमेंट ऐसी है सर कि डी और बी सी आपस में पैरेलल बन जाए। तो आपको भी अपना पॉइंट डी और ई इस तरीके से कंसीडर करना है कि जब आप डी और ई को ज्वाइन कर दोगे तो डी और बी सी आपस में पैरेलल हो जाए। सर लो, बन के तैयार हो गया आपका डायग्राम। तो यहां पे जो वैरायटी के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल हो सकते थे सर, वो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पे यहां पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको डायग्राम बनाकर नहीं देगा, तो आपको खुद से पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब एक बार डायग्राम बन गया तो क्या ये सवाल नहीं बना सकते, धुएं में उड़ा दोगे सर। सबसे पहले कह रहा है एडी बराबर 6, एडी की लेंथ दी है, डीबी बराबर आपका 9, डीबी की लेंथ दी है, ए बराबर 8, ए की लेंथ दी है, एसी पूछ रहा है। नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं सर। मुझे पता है, मुझे दिख रहा है सर कि ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है सच दैट वो लाइन मेरे ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड को डिवाइड कर रहा है सर। तो क्या यहां पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। मैं यहां पे तुरंत कह दूंगा सर कि जो यहां पे सिचुएशन गिवन है, जो साइड्स की लेंथ मुझे गिवन है, उस हिसाब से अगर मैं एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ईसी कर दूंगा तो मेरा ईसी निकल कर आ जाएगा। और एक बार ईसी निकल कर आ गया तो ए और ईसी को जोड़ दूंगा तो एसी भी निकल कर आ जाएगा। सर एक तरीका बनाने का ये हो सकता था। दूसरा तरीका ये हो सकता था आपकी, आपको अल्टीमेटली एसी निकालना है और आपको क्या गिवन है सर, आपको यहां पे एसी निकालना है, ए गिवन है। तो आप क्या कर लो सर, अपना रेशियो ए बाई एसी बनाने का कोशिश करो। तो उस तरीके से भी रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो सर ए बाई ए सी बराबर यहां पे ए डी डिवाइडेड बाई ए बी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैरायटी का फंडा यहां पे क्लियर है कि ये जो हमने सवाल की वैरायटी देखी 1-2 नंबर वाली, उसमें ये सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है जहां पे आपको फिगर बना के नहीं दिया जाता, आपको सवाल पढ़ के पहले फिगर बनाना होता है, उसके बाद सवाल को सॉल्व करना होता है। मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। यहां पे रैंडमली मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक सवाल को सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, ये एक्स वाला, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनना। मान लो सवाल नंबर 10 को मैंने सेलेक्ट किया। यहां पे क्या दिख रहा है सर, एडी की लेंथ है 8x - 7। एडी की लेंथ कितनी है सर, 8x - 7 है। उसके बाद आगे क्या दिख रहा है सर, डीबी की लेंथ है 5x - 3। डीबी है सर 5x - 3। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, ए है 4x - 3। ए है यहां पे 4x - 3। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, ईसी है 3x - 1। ईसी है यहां पे 3x - 1। ये क्लियर है सभी को? तो यहां पे बड़ी आसानी से मैं x को कैलकुलेट कर सकता हूं सर, फटाक से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देता हूं। तो जब मैं थ्योरम लगाऊंगा तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं AD डिवाइडेड बाई DB बराबर इस तरफ AE डिवाइडेड बाई EC। ये मैं यहां पे लिख सकता हूं। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। तो सारी चीजों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। तो AD कितना है सर, AD है यहां पे 8x - 7 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में DB कितना है सर, 5x - 3 है, बराबर इस तरफ AE कितना है सर, तो 4x - 3 है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में EC कितना है सर, 3x - 1 है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 8x - 7 इंटू 3x - 1 बराबर इस तरफ सर 5x - 3 इंटू यहां पे 4x - 3। फर्दर सॉल्व करते हैं सर। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 3 24x²। देखो डायरेक्टली लिखूंगा यहां पे
8 3 जा 24x स्क्वायर हो गया। उसके बाद सर यहां पे -8x आ जाएगा -21x, तो -8x -21x कितना हो जाएगा? -29x हो जाएगा सर। और फाइनली माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 1 7। तो मैंने आपको सिखाया था पुराने चैप्टर्स में कि फैक्टर के फॉर्म में हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिमाग में कैसे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, इस तरफ कितना हो जाएगा सर? तो 5 4 जा 20x स्क्वायर, यहां पे कितना हो गया सर? 20x स्क्वायर। उसके बाद ध्यान देना यहां पे -15x, उसके बाद -12x, तो -15 -12 कितना हो गया सर? -27x हो गया, -27x हो गया। और फाइनली माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, तो +9 हो जाएगा सर। अब यहां पे चीजों को सेट करो, तो 20x स्क्वायर को इधर में बुला लेंगे सर, तो 24 -20 कितना बचेगा सर? 4x स्क्वायर बचेगा। -29 है, यहां पे -27 को बगल में बुला लेंगे सर, तो +27 बन जाएगा। -29 + 27 कितना हो गया सर? -2x हो जाएगा। फाइनली +9 को इधर में बुला लेंगे, -9 बन जाएगा सर। +7 -9 कितना हो गया? -2 बराबर 0। अब यहां पे फर्दर 2 कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास बचेगा 2x स्क्वायर -x -1 बराबर यहां पे 0। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को अगेन नहीं होनी चाहिए सर। तो 2 को इस तरफ भेज देंगे तो मेरा फाइनल यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है 2x स्क्वायर -x -1 बराबर यहां पे 0। इसी को सॉल्व करके x निकालना है सर, इतना फिलहाल नोट डाउन करो। अब इसको यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर, तो देखो क्या हो रहा है। यहां पे मुझे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगता हुआ दिख रहा है सर। मेरे एक्सट्रीम टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना? -2, माइनस को भूल जाओ 2 है। 2 को मैं 2 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, जिससे मैं अपना मिडिल टर्म -1 बना लूंगा सर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर, उसके बाद -2x प्लस x -1 बराबर यहां पे 0। पेयरिंग कर लेंगे सर, तो पेयरिंग कर लेंगे तो यहां पे 2x हो जाएगा, यहां पे x -1 बचा, प्लस यहां पे x -1 बराबर यहां पे 0 सर। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि एक फैक्टर आ रहा है x -1, एक आ रहा है 2x + 1 बराबर 0। तो x की 2 वैल्यू आती हुई दिख रही है, इतना पहले नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे x की यहां पे मुझे 2 वैल्यू आती हुई दिख रही है। एक दिख रहा है x बराबर 1 और एक दिख रहा है सर x बराबर -1/2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मुद्दा यह है कि दोनों एक सही है या दोनों में कोई एक आंसर गलत होगा और एक सही होगा, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे सर? तो ऑब्वियस सी बात है, x वही सही होगा जिसको मैं यहां पे पुट करूं तो मेरे साइड की लेंथ पॉजिटिव रहे, क्योंकि साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर किसी x की मदद से मेरी साइड की लेंथ नेगेटिव बन गई सर, तो उसको हम यहां पे क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर x को 1 पुट करेंगे तब देखते कहानी क्या चल रही है सर। तो यहां पे 8 इंटू 1, 8 - 7 1 आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो सकता है। यहां पे 5 - 3 2 हो जाएगा सर, हो सकता है। 4 - 3 1 हो जाएगा, हो सकता है। 3 - 1 2 हो सकता है सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वैलिड आंसर है, ये एक्सेप्टेबल आंसर है। इसको एक बार चेक करते हैं, x बराबर -1/2 डाल के। तो अगर x बराबर -1/2 डालेंगे तो ध्यान देना यहां पे कितना हो जाएगा सर? तो यहां पे आपके पास हो जाएगा 5 इंटू -1/2, 5 इंटू -1/2 -3। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, -5/2 -3। अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है इस x की वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है, यानी कि इस x की वैल्यू पे मेरा साइड लेंथ नेगेटिव निकल कर आ रहा है। क्या कभी भी साइड लेंथ नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता है सर। तो क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल के सवाल के अंदर क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट आपका चेक हो गया है। तो यही होता है कॉम्बिनेशन के सवाल। इसी वजह से मैं कह रहा था कि कॉम्बिनेशन के सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जितने एक्स वाले सवाल होते हैं वहां ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो आंख बंद करके दोनों एक्स को अपना आंसर बता देना। थोड़ा सोच समझ के, दिमाग लगा के कि कौन सा एक्स एक्सेप्टेबल आंसर होगा। तो भैया आपके साइड के लेंथ को ही तो एक्स के टर्म्स में लिखा गया है, यानी कि उस एक्स को पुट करने के बाद अगर आपका साइड लेंथ पॉजिटिव रहता है और आपको अपने ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्टर्ब नहीं होता हुआ दिखता है, दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। उस एक्स को पुट करने पे अगर आपका सारा साइड लेंथ पॉजिटिव रहता है और आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी अप्लाई होता हुआ दिखता है, तब मैं कहूंगा कि वो एक्स एक एक्सेप्टेबल आंसर है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन खराब हुई तो उसको मैं एक्सेप्टेबल आंसर नहीं कह सकता हूं सर। तो क्या दिख रहा है यहां पे? इस एक्स पे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
क्योंकि 1/2 रेशियो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सारे साइड का लेंथ पॉजिटिव भी आ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी लग रहा है, तो इस आंसर में कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जब इस आंसर की बात हुई तो क्या दिखा, ये साइड लेंथ पहली बार ही चेक करने में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और साइड लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि आंसर रिजेक्ट हो गया। रीजन क्या दोगे सर, रीजन आप ब्रैकेट में लिखोगे, साइड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इस वजह से ये आंसर रिजेक्ट हो गया सर। तो जब भी क्वाड्रेटिक का पोर्शन यहां पे आने लगे तो थोड़ा सा ध्यान देना कि चीजें कौन सी एक्सेप्टेबल होंगी, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। मान लो हो सकता है किसी आपके पास 2x आ रहे हैं, मान लो किसी सिचुएशन में ऐसा हो गया कि 2x आपके पास निकल के आ रहे हैं, एक x से आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरे वाले x से आपकी पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, यानी कि सारे साइड लेंथ पॉजिटिव आ गए, लेकिन मान लो दूसरी वाली फेल होने लगे, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्टर्ब होते हुए दिखे, तो उस आंसर को भी तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो याद रखना कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसी एक्स को अपना वैलिड आंसर बताओगे, वरना एक भी कंडीशन फेल हुई तो वैलिडिटी नहीं होगी सर उसकी। इस बात को याद रखना, इसको अच्छे से यहां पे नोट डाउन करो। तो ये जितने एक्स वाले सवाल हैं, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, बड़े ध्यान से बनाना, क्योंकि क्वाड्रेटिक का पढ़ा हुआ कंसेप्ट वहां पे इस्तेमाल होगा। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सर। तो बाकी सारे सवाल आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, फटाफट नोट डाउन करो। मैं इस तरफ आ जाता हूं, नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो इस सवाल के साथ अपने लेक्चर को यही पेंट करते हैं सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी चीजें आपको इस लेक्चर में समझाई वो क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और ये जो हमारा चैनल है सर, वो दूसरे चैनल्स जैसा नहीं है जो कि आपको 1-2 चैप्टर तो फ्री में दे देता है, बाकी चैप्टर्स के लिए पैसे चार्ज करता है। यहां हर चीज पहले भी फ्री थी, आज भी फ्री है, आगे भी रहेगी सर। तो इस नोट के साथ यहां पे लेक्चर को एंड करते हैं, और यहां पे सारे लोग सारे होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा होमवर्क दिया है। थैंक यू।